हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सभी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सेट 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि फ्रेंड्स आपका 2025 होगा, 2024, 2023। इन 3 ईयर के सेट को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आप सिलेबस अगर कंप्लीट ही कर लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं और आपको ये नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो इसीलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सेट 1 2025 को सॉल्व करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 2025 में 7 सेट हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2025 के 7 सेट 2024 2023 मतलब 3 साल के सेट को आपको सॉल्व कर कर जाना ही जाना है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स सेट 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप जानते हैं 3 घंटे का पेपर होता है। तो आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये आपकी वन शॉट वीडियो होगी जो कि सेट 1 को उसमें पूरी तरीके से सॉल्व किया गया होगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेट 1 2025 822 बीवी सेट का है। पूर्णांक कितना होगा 70 का। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जितने भी 20 नंबर क्वेश्चन होंगे उसे आपको एमआर शीट में फिल करना होता है, लेकिन बिना सॉल्व किए तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर कर यहाँ पर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो अब आपको कॉपी कुछ इस टाइप से मिलेगा। पहले आपको कैसे मिलती थी कॉपी, पहले आपको कुछ इस टाइप से कॉपी मिलती थी, ठीक है ना। आपको ऐसे कॉपी मिलती थी, लेकिन अब आपको इस टाइप से ऐसे कॉपी मिलेगी, मतलब कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसी टाइप से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका खंड आ है, खंड आ ये हो गया, खंड आ हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहले का यहाँ पर कौन सा सही होगा, अपरिमेय संख्या। इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। एक एक सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही था, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो था, इसमें हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड करना था। तो हम कैसे यहाँ पर करेंगे, ऐसे एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते जाइए। तो 156 2 से 2 7 14 2 8 16, 2 से तो 39 होगा, 3 से यहाँ पर 13 बार में, और यहाँ पर ये 13। अब यहाँ पर देखिए 156 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 हो तो x रेशियो y का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ पर 3x प्लस 5y बटे में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 ये हो गया। इसको हमें सॉल्व कर कर x रेशियो y लाना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है आपको, कैसे यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9x, इसको इधर गुणा करेंगे तो 5 15y इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे 7 त्रिक 21x, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 35y। x को एक तरफ y को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर 9x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 35y, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 15y
ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21 और 9 कितना हो जाएगा, 12 8 20 1 21 सही है, तो 12x हो जाएगा। माइनस में होगा, जी हाँ माइनस में, तो -50y, माइनस से माइनस कैंसिल, x अपान वाई अगर हम देखें तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो 50 बट्टे में 12, 2 से कैंसिल 25, 2 से कैंसिल 6 बार, तो x रेशियो y ज्ञात करना है, तो x रेशियो y इक्वल टू 25/6 कितना हो जाएगा, 25/6। क्या आंसर में मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है इसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तो a बराबर 3 मिलेगा और यहाँ पर b बराबर -2 मिलेगा, c बराबर 1/3 मिलेगा, ये है। अब यहाँ पर देखिए हमें विविक्तर ज्ञात करना है, तो विविक्तर का फार्मूला क्या है, विविक्तर का फार्मूला है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b² तो b कितना है -2 है, -2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है यहाँ पर 3 है, c कितना है 1/3 है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4 -4 इक्वल टू 0, तो 0 आया है, तो 0 यहाँ पर आपका ए ऑप्शन में दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसमें हमें क्या बताना है, माध्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपको दिया रहेगा, यहाँ से आपको xi निकालना है। xi कैसे निकालते हैं, ये दो जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 से 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 6 4 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है ना। इसी टाइप से 8 6 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। अगर आप ऐसे ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे ज्ञात करिए, नहीं तो 3 2 5 2 7 2 9 9 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आपका FI होता है, तो FI XI 2 3 6 हो जाएगा, 4 5 20 7 7 49 9 3 7 44। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा FI को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 7 13 3 16 4 20 हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ दीजिए, सिग्मा FI XI इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसको अब ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 9 6 15 15 7 22 22 4 26 का 6 हो जाएगा, हासिल आया 2 2 4 6 2 8 4 12 2 14, तो 146 आ गया। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा FI XI, सिग्मा मतलब जोड़, तो यहाँ पर सिग्मा FI इक्वल टू 146/20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 7 14 और 2 3 6, यहाँ पर क्या था 20 था तो 2 से भाग किए थे, मतलब तो यहाँ पर 10 बचा होगा, मतलब 2 गुणे 10, तो 10 है तो यहाँ पर 0.1 स्थान पर लग जाएगा, 7.3 क्या ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन आपका डी दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC है, इस प्रकार है कि AD यहाँ पर दिया गया है, BD दिया गया है और यहाँ पर AE दिया गया है 2। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है AC बताइए, मतलब पूरी भुजा यहाँ पर हमें बताना है। AC AE ज्ञात है, अगर हम EC को ज्ञात कर लेते हैं तो हमें AC मिल जाएगा, जोड़ देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए AD इक्वल टू 1.5 cm और यहाँ पर BD दिया गया है, कितना है यहाँ पर 3 cm, AE यहाँ पर दिया गया है 2 cm, ठीक है ना। हमें AC ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप यहाँ पर थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर है, DE समांतर BC है, तो इसका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर
बी सी है, ठीक है ना। डी ई समांतर बी सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। थेल्स प्रमेय से यहाँ पर आपको साइड में लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ए डी कितना है 1.5 है, और यहाँ पर ये 3 है, इज इक्वल टू 2 में ई सी। ये हो गया 1.5 से ये 2 बार में जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पर ई सी इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4 हो गया। अब हमें ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए प्लस ई सी इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6 सी एम। तो कितना हो जाएगा 6 सी एम। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। बिंदु दिया गया है 2, 3 और यहाँ पर दिया गया है 4, 1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। ये क्या है बी है, तो यहाँ पर ए बी हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लेना है। जैसे लिख रहे हैं उसी टाइप से लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x1 कितना है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 4, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तब भी सही है, लेकिन आंसर में आपको मैच करना है, इसलिए आपको इस टाइप से लिखना होगा। तो 2√2 यहाँ पर ऑप्शन ये आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है, इसमें एक मिनट थोड़ा सा रखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + यम = 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो यहाँ पर चलिए यम का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये 8 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं 3x² - 12x + यम = 0। कह रहा है मूल बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमें a बराबर 3 और यहाँ पर b बराबर -12 और यहाँ पर c बराबर यम मिल जाएगा। मूल बराबर है, इसका मतलब b² - 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए b के स्थान पर क्या है -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर c कितना है यम है इक्वल टू 0। 12 बराबर में 144 हो जाएगा -12 यम इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये इधर आएगा तो 144 इक्वल टू 12 यम, इससे ये कैंसिल 12 बार में जाएगा तो यम इक्वल टू 12। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है 12 तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कह रहा है 15 और 25 का HCF 5 है तो एलसीएम होगा। अगर कुछ इस टाइप से दिया रहे तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। 15 और 25 का यहाँ पर HCF दिया गया है, कितना दिया गया है 5। तो आपसे कह रहा है कि एलसीएम बताइए। तो एलसीएम आप कैसे बताएंगे, तो एलसीएम यहाँ पर फार्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या कितना है 15, दूसरी संख्या कितना है 25 बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF।
अगर एचसीएफ याद करना हो तो एलसीएम को बट्टे में रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 पचम 25, 15 पच्चे 75। देखिए ऑप्शन मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस है तो यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, एपी दिया गया है, सारवंतर आपसे पूछ रहा है। तो एपी इक्वल टू 1 -1 -3, ये आपको डी बताना है। सारवांतर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डी है। तो यहाँ पर डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर डी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 में से 1 को माइनस करेंगे तो साइन माइनस कराएगा, तो -1 -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -2 भी है +2 भी है, मिस्टेक नहीं करना है। -2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, -2 और +2 में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग बताने के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है तो इसको नोट कर लीजिए, इनको जोड़िए, 2 7 कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 10 22, 22 4 26। तो यहाँ पर जो भी आया है जोड़ने के बाद वो क्या होता है, यन होता है। तो यन 26 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर 13 आया है, मतलब कि यहाँ पर 12 है तो इससे यहाँ पर ये देखिए इसमें आएगा तो ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 15 से 20 माध्यक वर्ग पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15 से 20। जो भी ऑप्शन हो उसमें आप 15 से 20 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये 13 आया है तो यहाँ पर क्या था, 12 था, तो हमें इससे ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर इसको देखिए तो ये 15 से 20, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसके सामने नहीं जाना है, इससे ज़्यादा हमें देखना है। मतलब कि 12 ये 22 है तो यहाँ पर ये तो छोटा है ना, तो इससे जो भी बड़ा होगा उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan a = 1 तो 2 sin a cos a का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको नोट कर लिए हम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें a ज्ञात करना होगा। तो tan a = 1 है तो ये कितने का मान है, tan 45 का मान है। तो एंगल को कंपेयर करेंगे तो a बराबर 45, तो इसी में रख दीजिए 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 2 इंटू √2 को √2 को गुणा करेंगे तो 2 इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। पहले आपको एक वृत्त बना लेना है ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना, जैसे भी बना है आपको समझना है केवल। यहाँ पर आपसे ये त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ से जो ये दूरी है ये कितना है, 25 है। मतलब कि यहाँ से और इसके सेंटर की दूरी कितना है, 25 है, और इस पर रेखा की लंबाई कितना बता रहा है, 24 बता रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से समकोण बनता है, तो OAB। तो यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने है। तो यहाँ पर स्क्वायर को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, AB = 24, OB = 25, और हमें OA ज्ञात करना है, R, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में आपको लिख देना है समकोण त्रिभुज OAB में, ठीक है ना, ऐसे लिख देना और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर में से इसका 24 के स्क्वायर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625 माइनस 24 का 576 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं याद है तो गुणा कर लेना 2 बार, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 cm। ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमें कितना मिल गया है, 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, और जो इसकी छाया बन रहा है वो कितना है, 20√3 मीटर है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर नेम दे दे, तो यहाँ पर ABC, यहाँ पर हमेशा समकोण ही बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए थीटा अगर देखें तो इसमें कौन सा रेशियो लगेगा त्रिकोणमिति का, तो tan लगेगा। साइन कॉस क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो जो दिया गया उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, AB है, और यहाँ पर ये BC है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 20/20√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3। ये कितने का मान है tan में अगर देखा जाए तो आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 का मान है। तो यहाँ पर थीटा देखेंगे तो 30 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आगे कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके द्वारा केंद्र पर 30 अंक का कोणांकित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर कुछ स्टेप से ऐसे आपको बना लेना है। ये दोनों त्रिज्या हैं, कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पर दिया गया है 30। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो आपको त्रिभुज के जैसे दिख रहा है ना, ये त्रिभुज नहीं ये त्रिज्यखंड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 14 cm और थीटा बराबर 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला अप्लाई करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए, 30/360 इंटू, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान देना है कि इसमें पाई की वैल्यू रखा गया है या नहीं। तो इसमें पाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वैल्यू को रख दिया गया है। तो 22/60 इंटू 14 को 2 बार लिखेंगे, ये हो गया। तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, ये 12 बार में जाएगा। ठीक है ना। 2 छंग 12, और यहाँ पर और भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, और यहाँ पर 2 7 14, ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15/3। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं 154/3 दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर cm²। ठीक है ना। 50 नंबर तक सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 16 में जोकर की टोपी का आकार होता है। तो इसमें कुछ सॉल्व करना है नहीं, कह रहा है बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो फ्रेंड्स जोकर की टोपी, जो बर्थडे वाली कैप आप देखे होंगे वो कैसा होता है, वो शंक्वाकार होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका शंक्वाकार। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। आप पढ़े होंगे फ्रेंड कि ये जो आप कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि का सरलीकृत रूप है। मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ प्रेक्षणों के माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। जो भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं सभी फार्मूले को आपको ध्यान से नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए माध्य दिया गया है और यहाँ पर माध्यिका दिया गया है। आपसे बहुलक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है यहाँ पर, तो नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए बहुलक इक्वल टू
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है ना। इसी फार्मूले में वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर देखिए इक्वल टू लिखेंगे, 3 माध्यक कितना है यहाँ पर 24 माइनस 2 इंटू 15, ये हो जाएगा 24 नहीं 72 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। क्या ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर है। इधर देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है इसमें, कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सैंपल स्पेस देख लीजिए कि प्रायिकता में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 2 3 4 6, ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। तो लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, ये फार्मूला याद कर लेना है, सम में यही लिखा जाता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना, कुल परिणामों की संख्या, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अनुकूल में, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुल को लिख लीजिए 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सम कौन सी संख्या है, 1 2 3, कितनी सम है 3, तो 3/6 मतलब कि 1/2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी टाइप से लिखेंगे 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना, पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। अगर ताश से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो ताश से रिलेटेड एक वीडियो हम आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है ये ताश से रिलेटेड प्रायिकता, आपको आगे चैनल का नाम लिख देना है मानायर स्टडी, वहाँ से फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है उस वीडियो को। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रानी आने की प्रायिकता, रानी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसमें भी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने हैं 52 पत्ते हैं, रानी कितने होते हैं यहाँ पर 4, तो 4/52 मतलब कि 1/13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/13। अगर आप जानते हैं कितनी रानी कितने बादशाह कितने जोकर कितनी संख्याओं वाले पत्ते होते हैं, सब अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन आप इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नहीं जानते हैं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न है, तो चलिए यहीं पर इसको हम लिखते हैं। खंडवा, आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। खंडवा जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा का नंबर, ठीक है ना, 1 मिनट का नंबर। तो यहाँ पर मेन मेन पॉइंट को लिखेंगे, सभी को नहीं लिखना है। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास। देखिए शंकु की ऊंचाई पहले लिखा है तो ये ऊंचाई के लिए है और व्यास की ये इसके लिए। ऊंचाई यहाँ पर कितना है, h इक्वल टू 48 cm है और यहाँ पर व्यास कितना है 28 cm है। हमें त्रिज्या निकाल लेना है, यहीं पर 14 cm हो जाएगा। कह रहा है शंकु का आयतन होगा, तो यहाँ पर शंकु का आयतन, यहाँ से आपको कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को रखेंगे, तो 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 14 है, 2 बार लिखेंगे, इंटू एच कितना है यहाँ पर, एच यहाँ पर 48 है,
ठीक है ना। ये देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 गुणे 14 गुणे 48 बट्टे में 3 ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 चौको 56 का 6 हाथ से लाया 5, 14 चौको 56 5 61 61 हो जाएगा गुणे 48 बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम साइड में गुणा कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 616 गुणे 48 रफ पेज में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 8 छंग 48 का 8 हाथ से लाया 4, 8 का 4 12 का 2 हाथ से लाया 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 छंग 48 1 49 इंटू 6 चौको 24 का 4 और यहाँ पर 4 का नाम 4 और यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 चौको 24, यहाँ पर 8 4 2 6 9 6 15 का 5 हाथ से लाया 1 9 2 29 568 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 29 568 बटे में 3, यहाँ पर सीएम में दिया गया है तो सीएम क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहे तो यहाँ से पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख दिया गया है तो ये आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है। तो चलिए इसी में का खा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 96 और 404 का एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 96 का यहाँ पर निकाल लेते हैं। 96 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 और 3 से ये 1 हो जाएगा। और इधर 404 का निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 2 से यहाँ पर 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। तो 96 और यहाँ पर लिखेंगे 404 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है यहाँ पर 5 बार, 3 4 5 ये हो गया। बट यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 और यहाँ पर 101 से एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 101। यहाँ पर एचसीएफ में हमें उसी संख्या को लेना होता है, मिनट उसी संख्या को हम लेते हैं जो दोनों में हो। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब कि एचसीएफ यहाँ पर हमारा कितना आएगा 2 गुणे 2 इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है ग नंबर, कह रहा है बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ग नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए ध्यान से पढ़िए इसको आप, जो भी लिखा है। ठीक है ना। इसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ठीक है ना। जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। -1, 7 और यहाँ पर क्या है 4, -3 है। यहाँ पर 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं x, y है। ठीक है ना। तो x, y यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इससे हमारा यक्स ज्ञात होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इससे हमारा y ज्ञात होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर देखिए m1 कितना है 2 है, इंटू x2 यहाँ पर कितना है तो आप कहेंगे 4 प्लस m2 यहाँ पर कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 बटे में 2 प्लस 3 कॉमा m1 कितना है 2 है, y2 यहाँ पर कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है यहाँ पर 7 है, बटे में 2 प्लस 3 ये हो गया। यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर ये -3, तो 8 में से -3 जाएगा तो 5 बटे में 5 कॉमा यहाँ पर देख 17 21 3 दूना 6, 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटे में 5। कुल मिलाकर यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3, तो मतलब कि 1, 3 x y। यहाँ पर ये जो बिंदु है इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 1, 3 है।
यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये घ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 हो और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सभी दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू, ये कितने का मान है, साइन 30 का मान है, तो अल्फा इक्वल टू 30 मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ से कॉस बीटा ज्ञात कर लेते हैं, 1/2। यहाँ पर देखिए कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस ये कितने का मान है, 60 का, तो बीटा इक्वल टू यहाँ पर 60 हो जाएगा। कह रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 30 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आया है, 90 आया है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पेज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु P-6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए P है -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। यहाँ पर लिखेंगे ओ हम मूल बिंदु मान रहे हैं और पी यहाँ पर ये बिंदु, ओ पी इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाता है x² प्लस y²। यक्स क्या है यहाँ पर, ये जो दिया गया है, तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो रूट लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। तो ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना, 10 इकाई। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए बटे में cot a प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक -1 बटे में कोसेक प्लस 1। यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, नोट करते हैं। cot a माइनस कॉस ए बटे में cot a प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक बटे में कोसेक प्लस 1। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो लिखेंगे LHS। तो यहाँ पर cot a माइनस कॉस ए बटे में यहाँ पर cot a प्लस कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a बटे में sin a माइनस कॉस ए बटे में यहाँ पर देखिए cos a बटे में sin a प्लस cos a। इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, मतलब cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a बटे में sin a। तो इस रूप में इसको हम चेंज कर दिए हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos a को कॉमन ले लेंगे, cos a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/sin a माइनस 1 बटे में, यहाँ पर cos a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/sin a प्लस 1, यही बचेगा। इससे ये कैंसिल, 1/sin a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec a लिख सकते हैं, -1 बटे में cosec a प्लस 1। ये आप देख सकते हैं जो लाना था वो आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है ना, ये आपको जरूर लिखना है। ये आपका सॉल्व हो चुका है।
तो यहाँ पर देखिए आपका जो खंड व वर्णनात्मक प्रश्न था वो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो अब चलिए यहाँ पर जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर के कह रहा है कि नहीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब कि आपको 6 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 5 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर कर बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज से यहाँ पर न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर ये क्या है फ्रेंड, ये आपका दूसरे का यहाँ पर का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे का है तो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, जैसे ही आपको लिख रहे हैं उसी टाइप से लिखना है। ये हो गया। तो यहाँ पर 10वां पद से यहाँ पर 7 अधिक है, क्या 17वां पद। तो 17वां पद क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है। 7 गुना 7 से हमें गुणा नहीं करना है, 7 यहाँ पर अधिक है तो प्लस करना है। 7 गुना अधिक है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 अधिक है मतलब कि जोड़ देंगे। ये हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे जी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। A17 लिखा है तो हम क्या लिखते हैं, A प्लस 16D। 17वां पद ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। A10 है तो A प्लस 9D प्लस 7, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए A से A कैंसिल, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू 7 बटे में 7, इससे ये कैंसिल। तो D इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, जो कि आपका फाइनल आंसर है। बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ये तो 2 नंबर के टाइप का क्वेश्चन था ना, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए ख नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर कर बता रहे हैं, लेकिन जो टीचर है आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 ही बताएंगे। यहाँ पर हम इसलिए पूरा बता रहे हैं, हो सकता है जो क्वेश्चन हम छोड़ दें वही आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आपका लॉस हो जाएगा ना, तो हम लॉस नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने का मतलब ये है, इसको पहले नोट करते हैं। 5√2 इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करने के लिए बोले या शून्य ज्ञात करने के लिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करेंगे या फिर आप द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों को पहले गुणा करते हैं। तो 5√2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करें तो 10 आ जाए, 2 और 5 ऐसी दो संख्याएं कि गुणा करेंगे तो 10 आएगा, जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, बस कुछ नहीं चेंज किए, इसी 7x को 5x और 2x में चेंज कर दिए हैं बस, ठीक है ना। केवल इतना ही चेंज इसमें हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें आप कहेंगे कॉमन यक्स आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हम यक्स कॉमन लेंगे तो √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा। अब जो एक ब्रैकेट में लिखे हैं वही दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, √2x प्लस 5, बिना कुछ सोचे समझे आपको लिख लेना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, √2 है यहाँ पर क्या है 2x है, तो हम क्या करेंगे √2 से अगर √2 में गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर √2 आपको लिख देना है। तो यक्स प्लस √2 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस √2 इक्वल टू 0 करेंगे और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x बराबर माइनस √2 मिलेगा और यहाँ से x बराबर -5/√2 मिलेगा। बस यही इसके शून्यांक हैं जो यहाँ पर ज्ञात हो चुका है, -√2 और यहाँ पर -5/√2, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें ग नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणे CD है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप से लिखा रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको सॉल्व करने का पैटर्न यहाँ पर सीखना है कि किस टाइप के किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC कह रहा है ना, तो हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं यहाँ पर। तो ABC, तो आगे कह रहा है यहाँ पर BC पर D एक बिंदु है, BC पर D कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर होगा। तो D एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC मतलब इसको यहाँ से हमें खींचना पड़ेगा, ये एंगल, ठीक है ना। ADC बराबर है BAC के, मतलब इस पूरे के बराबर है, BAC पूरे के बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणे CD है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्या DC बराबर है एंगल BAC के, ये सब दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करना होता है, कुछ इसी टाइप से लिखना होता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणे CD। अब यहाँ पर ये आएगा कैसे, तो ये आएगा कैसे, इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए, आप जो त्रिभुज चैप्टर पढ़ते हैं उसमें समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं, तो उसमें भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखाया जाता है। तो इसे अनुपात के रूप में ही दिखाया गया है, बस कुछ नहीं किया गया है। इसमें CA स्क्वायर है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट हम आपको देना चाहते हैं। ये लिखा है आपका CA गुणे CA इक्वल टू CB गुणे CD, ये है ना। तो बस यहाँ पर CA है और यहाँ से इसको बट्टे में लेकर आइए, एक को हम बट्टे में लेकर आते हैं, CB आएगा या CD आएगा, दो में से कोई एक ही आएगा, बाद में देखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, CD बट्टे में CA। कुछ इस टाइप से भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखाया गया था, उसके बाद यहाँ पर इसको इस रूप में चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। अब दो त्रिभुज लेना होगा आपको, यहाँ पर तीन त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ये और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो कौन सा हमें लेना है, तो यहाँ से आप समझिए CA, तो मतलब ये वाली भुजा आनी चाहिए, CB मतलब ये बड़ी भुजा आनी चाहिए, ये वाली पूरी, और CD ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आने के लिए यहाँ पर त्रिभुज बड़ा वाला लेना होगा। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज BAC, और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ADC में, ये हो गया। अगर आप दूसरे टाइप से लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ऐसे ही लिखना है। देखिए एंगल यहाँ पर A और D बराबर है, तो देखिए बीच में ये आया है और C यहाँ पर दोनों साइड में है, तो मतलब कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको देखना ये होता है कि इस त्रिभुज को हम किस रूप में लिए हैं, उसी टाइप से इस त्रिभुज को आपको लेना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर C बाद में, इसमें भी बाद में है, A बराबर है, बीच में आया है, D भी बराबर है इसी के, यहाँ पर देखिए, तो इसी को बीच में रखे हैं, तो ये तो अपने आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें इसको समरूप दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC बराबर है त्रिभुज BAC, क्यों बराबर है, दिया गया है, ठीक है ना। रीजन आपको लिख देना है कि दिया है। आगे यहाँ पर देखिए और क्या दिखा सकते हैं, एंगल C क्यों बराबर है, तो आप कहेंगे उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC से, दोनों एंगल बराबर दिखाए हैं, तो ये A समरूपता से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब हमें कुछ इस टाइप से लाना है, तो CA लाना है, C के बाद A है, तो यहाँ पर लिखेंगे CA बटे में, उसी टाइप से इसको भी लिखेंगे CD इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, हमें यहाँ पर देखिए CD हम आपसे बोले थे ना कि CD या फिर यहाँ पर होगा या फिर CB होगा, तो चलिए इसको हम CD यहाँ पर लिख देते हैं और CB यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर CA/CD हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बट्टे में CA आना चाहिए, तो कौन सा यहाँ पर CA, मतलब कि CB, यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर CB, तो यहाँ पर देखिए CB लिखेंगे, और यहाँ से एक छोड़ कर लिखे थे ना CB, तो यहाँ पर भी CA लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए CA स्क्वायर इक्वल टू CB गुणे CD,
देखिए प्रूफ हो चुका है। क्या ये क्वेश्चन लेंदी था? क्या ये क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल भी नहीं। एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ये ग नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है ना, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यह हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। अगर 2 क्वेश्चन सिद्ध करने वाले आप छोड़ देते हैं तो 8 नंबर आपके गए। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ इस टाइप से बना लेना है, ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये ऐसे, ये। तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C, ये D हो जाएगा, और यहाँ पर ये P हो जाएगा, ये Q, ये R, ये S हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। यहाँ पर कह रहा था कि एक चतुर्भुज ABCD, ABCD एक चतुर्भुज है। आगे कह रहा है किसी वृत्त के परिगत खींचा गया, मतलब किसी वृत्त के परिगत इसको खींचा गया है, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC है। ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो वृत्त के ये बाहर बिंदु स्थित है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है और यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये भी बाहर खींचा गया, तो ये भुजा बराबर, ये बाहर खींचा गया, ये बराबर हो जाएगा। ये बाहर है वृत्त के, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया, ये इतना, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये इतना ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, AB प्लस CD, यहाँ पर देखते हैं AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार समझ कर तो देखिए। तो यहाँ पर AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर AP और AQ बराबर है, क्योंकि A क्या है, बाह्य बिंदु है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको इसलिए लिख दिए ताकि आपको समझ में आए और आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए AB प्लस CD, इससे अभी हमको मतलब नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर AQ बराबर AP हम लिख सकते हैं, ये ऐसे AP बराबर AQ लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, DP बराबर DS, DP बराबर DS, समीकरण 2 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए BR बराबर BQ लिख सकते हैं, BR बराबर BQ, समीकरण 3 बन गया। और इसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CR बराबर CS, समीकरण 4 हो गया, ठीक है ना। समीकरण 4 मिल गया, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अभी आगे पेज में लिखेंगे तो बार बार नोट करना पड़ेगा, तो यहीं पर इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट आगे ही नोट कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो AP प्लस DP प्लस BR प्लस CR इक्वल टू AQ प्लस
DS प्लस BQ प्लस CS। अब यहाँ पर देखिए AP और DP को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये बताइए। AP है और DP को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AD मिलेगा। AD मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे AD। BR और CR को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर BR और CR को जोड़ेंगे तो ये BC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस BC इक्वल टू AQ और BQ को जोड़िए तो यहाँ पर देखिए AQ और BQ को जोड़ेंगे तो हमें AB मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस, अब यहाँ पर देखिए DS CS को जोड़िए तो यहाँ पर DS CS को जोड़ेंगे तो CD मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CD। अब यहाँ पर हमें लाना क्या है, AB प्लस CD। कुल मिलाकर यहाँ पर ये लिखा है ऐसे AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये ऐसे ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्या आपने ये ध्यान दिया है, इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, शायद ध्यान ना दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए P लास्ट में आया तो यहाँ पर भी P लास्ट में आया है, R यहाँ पर लास्ट में आया तो यहाँ पर भी लास्ट में आया है। क्यों यहाँ पर देखिए लास्ट में आया है, यस लास्ट में, मतलब दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं ना। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए AQ AP बराबर AQ लिखे हैं तो BQ को हम इस साइड नहीं लिखे हैं, BQ बराबर BR भी तो लिख सकते थे, दोनों बराबर था, लेकिन हम BQ को इसी साइड में लिखे हैं। हम जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे आगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर हम इधर उधर लिख देते हैं। तो आपको ये ध्यान में देकर देखिए P है, R है, Q है, यस है, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नया समझ में आया हो एक बार और देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60। हमें माध्यक नहीं ज्ञात करना है, माध्यक पहले से दिया गया है, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर अब आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आपको माध्यक दिया गया है। अगर ये दोनों दिया गया हो तो माध्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखिए। हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, 5 है तो 5 लिख दीजिए, इसको जोड़ देते हैं तो 5 प्लस यक्स हो जाता है, इसको जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस यक्स, इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस यक्स, इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस यक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। जब आप माध्यक ज्ञात करते हैं आपको याद होगा ये क्या होता है, यन होता है। तो यन इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आपको याद होगा कि इसमें यन ये दिया गया है 60, तो यहाँ पर 60 रखेंगे और ये इधर आ जाएगा तो 45 इक्वल टू यक्स प्लस वाई। कुल मिलाकर अगर देखें तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 आया है, समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आया है 15, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर यन दिया होता है तो n/2 निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा माध्यक कितना दिया गया 28.5, तो 28.5 किस में आएगा, 20 से 30 में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा और ये यफ हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये सी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। सी एफ है, ये यफ है और यहाँ पर ये यल है और दोनों का डिफरेंस यच होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी एफ इक्वल टू 5 प्लस यक्स हो जाएगा, यफ इक्वल टू यहाँ पर 20 है और यहाँ पर यल इक्वल टू कितना है 20 है और एच इक्वल टू यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माध्यक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपसे बोला था ना कि जैसे माध्यक ज्ञात करते हैं उसी टाइप से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच, ये हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब जो जो वैल्यू आपको ज्ञात है उसको लिख लीजिए। माध्यक यहाँ पर कितना दिया गया था 28.5 इक्वल टू यल कितना है 20 है प्लस n/2 कितना है 30 है माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स है, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसको प्लस रहने देते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना ये जो बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर बट्टे में यफ कितना है 20 है इंटू एच कितना है 10 है,
10 दूना 20 ये हो गया। ये इधर आएगा तो यहाँ पर देखिए 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस यक्स बटे में 2। तो इधर ये सॉल्व करेंगे तो 8.5 गुणे यहाँ पर ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 25 माइनस यक्स। इसको गुणा करेंगे तो 17, ये इधर आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू माइनस यक्स। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में माइनस यक्स, इससे ये कैंसिल। तो यक्स इक्वल टू 8 आया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जोड़ कितना आया है 15। तो ये 8 है तो ये y कितना हो जाएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे 15 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 7। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 से जब आप x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे 15 में से 8 को तो y कितना मिल जाएगा 7। तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्या आया है, x बराबर 8 आया है, y बराबर 7 आया है। ठीक है ना, ये प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी कारण 12 सॉरी फ्रेंड्स, कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लेना है, यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे खराब पेनों की संख्या, पेनों की संख्या क्या हो जाएगा खराब पेनों की संख्या, तो आप कहेंगे 12। तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या, मतलब जो चल रही होंगी, अच्छे पेनों की संख्या कितना है यहाँ पर 132 है। अब एक में ही मिला दिया गया तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, पेनों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। कुल पेनों की संख्या निकालने के लिए हम 132 प्लस 12 कर देंगे तो 32 10 42 मतलब कि 144 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, की प्रायिकता क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की, अनुकूल यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा पेन कितना है यहाँ पर 32, जो लाना रहे उसको ऊपर लिख लीजिए। अच्छे पेन ना, तो यहाँ पर अच्छा पेन कितना है 132, कुल यहाँ पर कितना है 144। सॉल्व कर लीजिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 214, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, यहाँ पर ये 36, मतलब कि ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो किससे होगा, 3 एकम 3, 3 3 दूना 6, मतलब कि 11 बटे में 12, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इतना सॉल्व कर लीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है इसमें कह रहा है 6 नंबर के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 3, ऐसे लिखना है। एक मिनट, प्रश्नोत्तर संख्या 3, 3 का हम सॉल्व करेंगे। अगर अथवा लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अथवा लिख देना है, लेकिन हम अथवा नहीं इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको ऐसे लिख देना है प्रश्नानुसार। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रश्नानुसार, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, लिखेंगे किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है, ये हो गया। ठीक है ना,
इतना आपने लिख लिया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स अपान वाई, मतलब वह भिन्न हमें ज्ञात करना है, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। किसी भिन्न का अंश एक्स तथा हर वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न एक्स अपान वाई है। इसी को हमें ज्ञात करना है, एक्स और वाई अगर हमें ज्ञात हो जाएगा तो एक्स अपान वाई अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे, कह रहा है 1/3 हो जाती है जब अंश में से एक घटाया जाता है। अंश में से एक को घटा देते हैं तब यह किसके बराबर हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इधर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ये इधर जाएगा तो y हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये इधर आएगा तो 3, समीकरण 1 बन गया। अब सेकंड में क्या कह रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड स्थिति में, तो यहाँ पर देखिए एक्स अपान वाई प्लस 8, जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/4 के। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो y प्लस 8 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण 2 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, ठीक है ना। आप इसको चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 यहाँ पर ये है तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। क्यों घटा रहे हैं, देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो प्लस माइनस होता तो कैंसिल कर देते, लेकिन नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो मतलब 1 बचेगा, मतलब कि x बचेगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, x कितना मिला हमें, 5 मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 5×3 = 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y बराबर 12। तो वह भिन्न कौन सी होगी, तो 5/12 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न 5/12 है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आपको 6 नंबर मिल गए। अब इसमें अथवा भी दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि आप अथवा भी सॉल्व करिए, ठीक है ना। मतलब आपको दो में से कोई एक को ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम सभी को अथवा भी सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको एक ही सॉल्व करना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा, अथवा को चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, पहले इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 1500 किलोमीटर की दूरी उसे तय करना था, जितनी उसकी चाल थी उसी चाल से उसे तय करना था, लेकिन कंडीशन क्या हुआ कि वो 30 मिनट की देरी से चलता है। 30 मिनट की बात करें तो मतलब कि आधे घंटे से, आधे घंटे की देरी से चलता है, और उसे जहाँ पहुँचना है उसे टाइम पर पहुँचना है, तो वो क्या करता है, अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है, ठीक है ना। कितना बढ़ाता है, जितनी स्पीड उसकी रहनी चाहिए उससे 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है। तब यहाँ पर कह रहा है कि विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं। यहाँ पर क्या, विमान की समान चाल ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना विमान की सामान्य चाल
चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर ये इसी चाल से चलती तो यहाँ पर ये कितना टाइम लेता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें t1 इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 1500 बटे में यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल यहाँ पर कितना है x है, ये हो गया। ठीक है ना, ये आपका समीकरण 1 बन गया। और सेकेंड स्थिति में क्या है, सेकेंड स्थिति में t2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, दूरी तो सेम ही है लेकिन यहाँ पर स्पीड इसका बढ़ गया है, कितना है x प्लस 250 हो गया है। कितना हो गया है, x प्लस 250 हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर दोनों के समय में डिफरेंस कितना है, आधे घंटे का, आधे घंटे की देरी से ना, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का है, आधे घंटे का है। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। 30 मिनट को क्या किया गया है, घंटे में चेंज किया गया है। तो 30 मिनट है, तो यहाँ पर देखिए 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे होते हैं। और 30 मिनट में कितना हो जाएगा, आधा घंटा होगा, इसी टाइप से तो होगा ना। तो देखिए 60 मिनट में यहाँ पर कितना घंटा है, 1 घंटा होता है। तो 30 को आधा कर रहे हैं, 60 को आधा कर रहे हैं तो 30 मिनट, तो इसको भी तो आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 बटे में x माइनस 1500 बटे में x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। T1 माइनस T2 क्यों निकाले हैं यहाँ पर 1/2। यहाँ पर देखिए दोनों की चाल में यहाँ पर कितना अंतर था, यहाँ पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसको बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर ये इतने टाइम में पहुँचता और इसमें क्या है, यही टाइम में आधा घंटा यहाँ पर लेट से पहुँचा है, इसलिए यहाँ पर 1/2, मतलब दोनों के समय में अगर डिफरेंस देखें तो कितने का है, आधे घंटे का है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1500, कॉमन ले लेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। ये इधर आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 250 माइनस x अपॉन, ये इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर x प्लस 250 ये हो गया। ये इधर आएगा तो 1/1500 मतलब 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना ध्यान से समझिएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 25 3 75, 3 1 4 0, 1 2 3 4 0 इज इक्वल टू, ये इधर गुणा होगा तो x स्क्वायर, ये इधर गुणा होगा तो प्लस 250 x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 250 x माइनस यहाँ पर 75 1 2 3 4 0। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 1 है, और b बराबर कितना है 250 है, और यहाँ पर c बराबर कितना माइनस 75 4 0 है। ठीक है ना, इसको द्विघाती फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इतना है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विघाती फार्मूले से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यही फार्मूला होता है। तो x इक्वल टू, यहाँ पर b कितना है, तो यहाँ पर 250 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 250 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पर कितना है 1 है, सी कितना है 75 4 0, 1 2 3 4 0, इतना ही है ना। तो बस अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, बटे में 2a, 2 इंटू ए कितना है 1। तो x इक्वल टू माइनस 250 प्लस माइनस, और यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और यहाँ पर 2 0 लग जाएगा, माइनस यहाँ पर ये माइनस में था। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 75, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 300, 300 हो जाएगा, 75 चौका 300, और यहाँ पर 4 0, 1 2 3 4 0, ये हो गया। तो यहाँ पर बट्टे में क्या है 2 है, तो x इक्वल टू माइनस 250 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 0, ये हो गया,
उसके बाद 5 2 6, 5 2 6, यहाँ से कितना 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट हो गया 30, ये हो गया। ठीक है ना, ये इतना आया है। बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर -250 प्लस माइनस, देखिए 30 625 00 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1750 हो जाएगा। बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आप निकाल सकते हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है ना, हम साइड में बता दे रहे हैं आपको, जहाँ रफ वर्क आप किए हैं वहाँ पर आप इसको निकालना, ठीक है ना। नहीं आप लोग सोचेंगे कैसे इसको निकालेंगे, 625 00, देखिए यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाएंगे यहाँ पर, ये तो ये 1 का बना है तो 1 यहाँ पर 1 लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 0 6 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 27 27 सत्ते, देखिए 7 7 49 का 9 हो जाएगा, हासिल आया 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 49 का 9, हासिल आया 4, तो यहाँ पर 7 2 14 4 18 189, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना, ये कैंसिल 0 6, अब 2 5 को नोट करिए, 27 3 30 4 34 34 हो गया। अब 5 से इसको हम गुणा करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये देखिए, 5 से अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर 5 5 25, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 5 चौक 20 2 22 का 2 हो जाएगा, हासिल आया 2, तो 5 3 15 2 17, यहाँ से ये कैंसिल, तो 00 को यहाँ पर नोट करेंगे, तो यहाँ पर 5 लिखे थे तो 5 और यहाँ पर ये 0, 17 50, ये हो गया। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो यक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, लेकिन विमान की चाल निगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस न लेकर प्लस ही केवल लेंगे, तो -250 प्लस 1750 बटे में 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 1500 बटे में 2 इक्वल टू 750, ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया। अब आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, यक्स इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, आंसर है। विमान की सामान्य चाल कितना है, 750 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तीसरा आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा यहाँ पर कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए एक बार और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर देखिए ये एक चौड़ी सड़क मान लीजिए, इसके आमने सामने आप इमेजिन करिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं, इसकी ऊंचाई दोनों की सेम है। तो यहाँ पर इस बिंदु की दूरी यहाँ पर 60 और 30 है ना, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये कितना है 60 है, यहाँ से ये कितना है 30 है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि ये ज्ञात करना है, मतलब इस बिंदु की दूरी दोनों खंभों से ज्ञात करना है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, दोनों की ऊंचाई सेम है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, यहाँ पर ये सी डी ई, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, जो भी लिखेंगे चित्र के अनुसार हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60, और यहाँ पर ई सी डी इक्वल टू 30, ये ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिया गया है, सड़क की चौड़ाई, तो यहाँ पर बी डी दिया गया है, बी डी बराबर यहाँ पर कितना है 80 है, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है, कितना दिया गया 80 मीटर, यहाँ पर 80 मीटर दिया गया, लेकिन इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, मतलब इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी नहीं दिया गया है, यही तो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इधर है ना क्वेश्चन, तो ये ठीक है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये यच है, तो यहाँ पर ये अगर 80 है तो यहाँ पर अगर इसको हम यक्स मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर 1060, लंब यहाँ पर कितना है एच, आधार कितना है यहाँ पर यक्स है, 1060 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू एच अपान यक्स, तो एच इक्वल टू √3 यक्स, समीकरण 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ये वाला लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में, सभी समकोण त्रिभुज हैं तो सी डी ई में, तो यहाँ पर 1030 इसको लंब यहाँ पर कितना एच, आधार कितना है 80 माइनस यक्स, 1030 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू एच अपान 80 माइनस यक्स, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा तो 80 माइनस यक्स इक्वल टू एच अपॉन ये हो जाएगा √3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में ये देख ही चुके हैं कि दोनों एच क्या है बराबर है, एच बराबर ये इतना आया है और एच बराबर ये इतना आया है, तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखेंगे तो एच के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस यक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3 यक्स, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर 80 माइनस यक्स इक्वल टू 3 यक्स बचेगा, ये इधर आएगा तो 80 इक्वल टू 3 यक्स माइनस यक्स, तो 80 इक्वल टू 2 यक्स हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यही होगा, गलत हो गया। देखिए ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स होगा, ठीक है ना, 3 1 4, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, ये इससे कैंसिल होगा तो 20, तो यक्स इक्वल टू कितना आया है 20 आया है, तो यक्स यहाँ पर 20 आया तो 20 इसमें से माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 20 मीटर, मतलब कि अगर देखें तो बी सी इक्वल टू 20 मीटर और सी डी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यच कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो मतलब कि एच इक्वल टू √3 इंटू 20, तो एच इक्वल टू 20 √3 मीटर, ये हो गया। अब प्रॉपर तरीके से जब हम क्वेश्चन का आंसर दे ही रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए खंभों की ऊंचाई एच बराबर 20 √3 मीटर, और यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर 20 मीटर, और यहाँ पर सी डी बराबर 60 मीटर, ठीक है ना, ये हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, प्रॉपर तरीके से आंसर भी आ चुका है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए इसका अथवा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें कह रहे हैं अथवा में भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब कि जो मीनार है वो क्या है, शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, फिगर कुछ इस टाइप से बनाएंगे, ये आपका अथवा है ना, तो यहाँ पर आपको अथवा ऐसे लिख लेना है, यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार ये। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से इसको हम बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन को रीड करिए और फिगर को ड्रा करिए तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 20 मीटर, ये भवन है। कह रहा है कि इसके शिखर पर लगी एक मीनार के तल, मीनार का तल ये हो जाएगा और शिखर ये हो जाएगा, इसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर देखें तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको बनाएंगे और यहाँ से ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये जो है कितना है यहाँ पर 45 और 60 है ना, तो यहाँ पर ये 45 है और ये पूरा कितना हो जाएगा 60, कुल मिलाकर यहाँ पर बनेगा और ये 60 यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q, इसको R, यहाँ से यस,
हमें यक्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज होंगे, ये समकोण होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज जो है उसको लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। हम ये वाले त्रिभुज को नहीं लेंगे क्योंकि ये समकोण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, आर एस क्यू एंगल एस क्यू इक्वल टू कितना है 45, और यहाँ पर ये कितना है पी एस आर इक्वल टू कितना है यहाँ पर 60 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 60 है। और क्या दिया गया है, क्यू आर इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर एस में, यस में, ज़्यादातर फार्मूले में आपका 10 से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें 10 का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 45, इसको लंब कितना है 20 है, आधार यहाँ पर कितना है आर एस है, ठीक है ना। 10 45 का मान कितना होता है 1 है, 20 बटे में आर एस, तो आर एस इक्वल टू 20, ये आ गया समीकरण 1। और अब यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लेंगे पी आर एस, तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर एस में, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा पी आर बटे में आधार आर एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1060 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू पी आर को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस यक्स, ठीक है ना, बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एस हो जाएगा। आर एस यहाँ पर ये 20 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 √3 इक्वल टू, इसके स्थान पर 20 लिख दिए और इधर ये कूड़ा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 प्लस यक्स, हमें यक्स ज्ञात करना है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू यक्स। तो यक्स इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिए। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, आपको नहीं दिख रहा था ना सही से। तो यहाँ पर देखिए 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस यक्स, 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू यक्स। तो यहाँ पर 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ पर ये क्या है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई x इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, ब्रैकेट में है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो अथवा भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर सभी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम साइड में कर दिए हैं। ये आपका सेट 2 है 2025, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, पूरे सेट को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, ठोस बेलन अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्र अनुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं इसको बना लीजिए, ठीक है ना, ये मत सोचना नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर त्रिज्या कितना है इसका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये दिया गया है और आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है पाई बराबर 22/7 रखिए, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल इक्वल टू बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या हो जाएगा बेलन का, 2πr होता है और दोनों अर्धगोले का, तो यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है। दोनों का तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो कुल मिलाकर 2πrh प्लस 4πr²। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, r इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा h प्लस 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा 2 पाई r आया है तो एक r यहाँ पर है ये, बस वैल्यू को इसी में रख दीजिए। तो गुणे 22/60 गुणे r यहाँ पर कितना है 3.5 है तो हम इसको 35/10 लिख सकते हैं। h कितना है 10 है प्लस 2 इंटू यहाँ पे इसको हम r को 35/10 लिख सकते हैं ना, तो बस ऐसे लिख दीजिए, पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे बढ़ाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना है 22। तो यहाँ पर देखिए 10 प्लस देखिए 35 दूना 70, 70 को 10 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर 22 गुणे 17, 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34, 3 37, तो कितना आया है 374 cm²। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए इसका अथवा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाहता है, इधर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा जो ठोस बनाया गया है वो क्या है अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, मतलब कि अर्धगोले पर है ये, ठीक है ना। कह रहा है कि ठोस की ऊंचाई मतलब इसकी ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि अर्धगोले की मतलब इसकी त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है, मतलब कि आर यहाँ पर दिया गया है, आर बराबर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ये ठोस की कुल ऊंचाई तो यहाँ पर लिखेंगे पहले दिया है, ठोस की ऊंचाई इक्वल टू यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये हो गया। तो यहाँ से हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई में से यहाँ पर त्रिज्या मतलब देखिए चाहे इधर देखिए चाहे इधर त्रिज्या तो सेम ही रहेगा ना, ये इतना कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाए 6 - 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन ये। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु आयतन ज्ञात करने का फार्मूला 1/3 πr² h प्लस अर्धगोले का तो 2/3 πr³ ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1/3 दोनों में है, पाई यहाँ पर कॉमन है, r देखिए दोनों का सेम है तो r² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर h बचेगा प्लस 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 लिखेंगे, पाई कॉमन ले चुके हैं, r² कॉमन ले चुके हैं तो एक r तो बचेगा ही, बस वैल्यू को इसमें रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 पाई की वैल्यू मत रखिए, ठीक है ना, इंटू r कितना है 3 का स्क्वायर और यहाँ पर h कितना है 3 प्लस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पाई और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 3 9
इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 पाई। सीएम में था तो सीएम क्यूब लिख देना है। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। कितना आया है 27 पाई सीएम क्यूब। एग्जाम में आप पाई की वैल्यू रखिए चाहे ना रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पर एक बात ये पूछनी थी, जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सॉल्व किया गया है उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं किए हैं, ठीक है ना। जो अथवा था उसको भी सॉल्व किए हैं। जैसे 4 नंबर वाले में 6 क्वेश्चन थे, 5 को सॉल्व करना होता है तो 6 पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे 45 मिनट से भी कम समय में हम पूरे यहाँ पर सेट को सॉल्व कर चुके हैं। और आपको एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये आपका पेपर 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 घंटे का टाइम मिल रहा है तो कॉपी को आप चाहे जैसे लिखिए, ठीक है ना। मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है, वैसे आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसे लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारा साथ अगर आपको देना है, हम यहाँ पर जितने भी सेट हैं मतलब 2024, 2023 और 2025, ये 3 ईयर के सेट अगर आप सॉल्व कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में वैसे भी डर नहीं लगेगा। देखिए सपोर्ट सिर्फ इतना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेट को हम सॉल्व करेंगे, सेट टू 2025 822 BW को। अगर आपको ये वीडियो ना मिले तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक तरफ से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 ईयर के जितने भी सेट होंगे, 21 सेट होंगे, उन सभी की वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।